बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। अब किस नंबर 223 मुलाहिज़ा फरमाएं। परवेज़ विक्टर उसके भाई और उसकी बहन सोनिया विक्टर के नाम बता के हमारी जिद्दोजहद को नई समत अता कर दी थी। अब परवेज़ विक्टर किसी जुस्तजू के बगैर ही मुझे मिल गया था और मैं बजा तौर पर कह सकता था कि तकदीर मुझे इसे मिलवाने के लिए सोते से उठा लाई थी और राबिया के शो के दीदार तो बहाना बन गया था। उसे देखना तो नसीब ना हुआ, नसीब ने रात चलते नया गुल खिला दिया। अब मसला ये था कि मैं परवेज़ विक्टर का क्या करूं। कोई दूसरा सब इंस्पेक्टर होता तो मैं उसी जगह जीप छोड़कर भाग जाता, लेकिन परवेज़ विक्टर का मामला मुख्तलिफ था। हमने अभी तक कोई लाएअमल तय नहीं किया था कि परवेज़ विक्टर और उसकी नर्स सिस्टर सोनिया का सुराग लगाने के बाद हम क्या करेंगे। अब अचानक फैसले का वक्त आ गया और मेरा जहन उलझन का शिकार हो गया। मैं उसे शैला के घर में नहीं ले जाना चाहता था। दूसरी जगह चंदमाई वाला घर था जिसकी चाबियां अभी तक हमारे पास थी। यह हो सकता था कि मैं और मोहसिन इसको उसी MRS के थाने में ले जाएं। साधुराम से तफ्तीश की गई थी और परवेज़ विक्टर से भी पुलिस के अंदाज में सब कुछ पूछ लें, मगर मेरा दिल इससे मुतमईन नहीं था। तशद्दुद के सामने साधुराम ना ठहर सका था, मगर यह मुमकिन था कि परवेज़ विक्टर मर के भी कुछ ना बताए। अगर वो कुछ बताए बगैर मर गया तो हमें फ़ायदे की बजाय नुकसान होगा। पुलिस तो यही कहेगी कि चोर डाकू ASI परवेज़ विक्टर को मुकाबले के बाद उठा कर ले गए, मगर कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो परवेज़ विक्टर के अगवा का मतलब कुछ और निकालेंगे। वो यही सोचने पर मजबूर होंगे कि साईं पापड़ वाले का अड्डा तबाह करने वालों ही ने परवेज़ विक्टर को उठाया है और अब वो उससे मज़ीद मालूमात हासिल करेंगे और ज़ाहिर है अगला वार करेंगे नहीं। दुश्मन इतने बेवकूफ़ नहीं है, वह फ़ौरन हिफाजती तदाबीर इख्तियार करेंगे। वो ठिकाने बदल देंगे जो परवेज़ विक्टर के इल्म में होंगे, और अगर वो कुछ बताने पर मजबूर हो जाए तब भी नुकसान ना हो और परवेज़ विक्टर के बताए हुए पते पर पहुंचने वालों को मायूसी के सिवा कुछ ना मिले। यह भी हो सकता है कि वो सोनिया को गायब कर दें हमेशा के लिए या वक्ती तौर पर। परवेज़ विक्टर के दूसरे भाई को भी ख़त्म कर दें और उस एम्बुलेंस को भी जिसे वो चलाता था। दुश्मन के एजेंट तो फ़कत मोरे होते हैं, एक चाल गलत हो जाए तो मोरे पिट जाते हैं। उनके मारे जाने से ऊपर वालों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिनके हाथ मोरों को आगे बढ़ाते हैं वो नए मोरे मुंतखब कर लेते हैं, रास्ते बदल देते हैं और पहले के सब सुराग मिटा देते हैं। मैं नहीं चाहता था कि दुश्मन होशियार हो जाए। उसके लिए ज़रूरी था कि परवेज़ विक्टर को खुला छोड़ दिया जाए। हम खामोशी से इसका ताक़ुब करें और इसकी नकलो हरकत पर नज़र रखें। यह उसी सूरत में मुमकिन था जब परवेज़ विक्टर को कुछ ना हो। वो यही समझे कि उसका वास्ता किसी खतरनाक मुजरिम से पड़ गया था। उसने मुझे बिल्कुल नहीं पहचाना था और मेरा वजूद खुलिया इतना बदला हुआ था कि इस वारदात में मेरा नाम आने का बहुत कम इम्कान था। फिर मुझे क्या करना चाहिए? परवेज़ विक्टर को उसी जगह छोड़कर भाग जाना चाहिए, इसके होश में आने का इंतज़ार करना चाहिए और फिर इससे मादरत करके इसे घर छोड़ आना चाहिए और इस बहाने परवेज़ विक्टर के घर और इसकी बहन सोनिया को देख लेना चाहिए। नहीं, परवेज़ विक्टर होश में आने के बाद मुझे माफ़ नहीं करेगा। बात सिर्फ मार पीट की नहीं रही थी, फायरिंग से एक कांस्टेबल जख्मी ज़रूर हुआ था। मैंने फ़राइज़ की अंजाम दही में मुदाखलत की थी, सरकारी एहलकारों को मारा था और उनकी जीप पर कब्जा किया था, उनसे असला छीना था। मेरे जराइम नाकाबिले माफ़ी थे। मैंने झूठ बोलकर खुद को क्रिश्चियन और मिशन हाई स्कूल का टीचर जाहिर किया था। अपने एक भाई को इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी का लेक्चरार बताया था। इन सब मामलात की तहकीक और तफ्तीश के बगैर वो मुझे कहाँ छोड़ेगा। फैसला करने की कोशिश में मेरा जहन उलझता चला जा रहा था। मैंने बेहतर यही समझा कि सारे मामले को MRS के दीगर अरकान से सलाह मशवरे पर उठा रखूं। यह फैसला सबसे बेहतर फैसला था और जिसने मेरे जहन को कुछ चलका कर दिया। इन हालात में वही लोग सही अंदाज से सोच सकते थे जो इस वारदात में मुलव्वस नहीं थे। मेरा दिमाग सोचने के काबिल नहीं रहा था। मैंने जीप को फिर स्टार्ट करने से पहले परवेज़ विक्टर की तरफ देखा। बज़ाहिर वो बेहोश था, लेकिन मुझे शक हुआ कि वो मकर कर रहा है। इस ऐसे चालाक शख्स से कुछ बैद ना था कि बेखबरी में मुझ पर पीछे से हमला कर दे। अभी इसका मौका नहीं था। वो उठने की कोशिश भी करता तो मैं उसे उठने ना देता, लेकिन ड्राइविंग करते हुए मेरी तवज्जो बढ़ जाती। मैं आगे अपने रास्ते पर नजर रखने की कोशिश भी करता और पीछे कैदी पर भी, तो परवेज़ विक्टर फ़ायदा उठा लेता। मैंने उसे हिलाकर देखा और फिर मुतमईन होकर जेब से सिगरेट निकाली। सिगरेट जलाते वक्त भी मैं मोहतात था। एक कश लेकर मैंने जलती हुई तीली बुझाई और फिर बाहर फेंकने का इरादा किया, लेकिन एकदम पलटकर उसका देखता हुआ सिरा परवेज़ विक्टर की नाक पर रख दिया। वो एकदम हरकत में आया और उसका हाथ बेइख्तियार नाक पर गया। उसने महसूस किया कि ड्रामा नहीं चला तो उठकर पीछे से मेरे गले में बाजू डालने की कोशिश की। सिगरेट फेंककर मैं नीचे झुक गया। उसका हाथ मेरे शाने पर लगा और मैंने उसकी गाली सुनी। मैंने पीछे घूमकर उसके सर पर मुक्का मारा। वो जीप की साइड से टकराया।
उसके सर में जीप की बाडी के फ्रेम से खासी चोट आई होगी, क्योंकि वो फिर उठने की कोशिश में नाकाम रहा। मैंने उसके सर को बालों से पकड़कर उठाया और फिर जीप की सीट के फ्रेम पर मारा। उसके हल्क से कोई आवाज नहीं निकली तो मैंने बाल छोड़ दिए। सर जीप के फर्श पर गिरा, लेकिन वो साकत रहा। 10 मिनट बाद मैंने जीप को शैला के घर के दरवाजे पर रोका तो अंदर से कलाक के 3 घंटे सुनाई दिए। मैं उसी खिड़की से अंदर गया जिससे निकलकर फरार हुआ था। अंधेरे में मुझे एक जुगनू सा चमकता नजर आया। ये मिर्जा गालिब थे, जो मेरे बिस्तर पर आलती पालती मारे बैठे थे। तुम अंदर कैसे आए? उसने खिफत से सर खुजा के कहा। जैसे तुम बाहर गए थे, गालिब ने कहा। कहो, मुलाकात हुई? हाँ, उसके सिवा बहुत से मिले, एक मेरे साथ भी आए हैं। मैंने कहा, लेकिन तुम यहाँ क्यों आए हो? जहां तक मुझे याद पड़ता है तुमको इधर कदम रंजा ना फरमाने की सख्ती से ताकीद की गई थी। सख्ती से ताकीद तो बहुत सी बातों को की गई है, मसलन नमाज पढ़ने की और ममनुआ लिटरेचर ना पढ़ने की। गालिब ने अपने दिफा में नया फलसफा पेश किया। जब कोई और किसी की नहीं सुनता तो हम क्यों सुने? बस हमने कदम रंजा फरमा दिया। ये क्या टर्टर लगा रखी है? शुराफा का सोना खराम है। टैडी ने लिहाफ से मुंह निकाल कर कहा। ये साला साफी फिरा मरा यहाँ। यार शुराफा, ऐसी बातों का वक्त नहीं है। मैंने कहा। मैं जरा चहलकदमी के लिए गया था, वापसी पर एक मेहमान साथ हो लिया। अब समझ में नहीं आता कि इसका क्या करूं। तुम जरा फौरन मोहसिन खान शिरवानी को ख्वाबगाह से बरामद करो कि MRS का हंगामी इजलास है, मगर नाजों को सोने दो। वाजबी से हंगामे के बाद हंगामी इजलास शुरू हुआ। मैंने टेलीग्राम के अल्फाज में अपने जराइम की तफसील पेश की, जो सबके सो जाने के बाद मुझसे सरजद हुए थे, क्योंकि तकदीर में यही लिखा था। तकदीर के घोड़े, आखिर क्या तकलीफ थी कि सोते सोते तू जक मारने निकल गया? मूसी ने कहा। तकलीफ तो पुरानी है दोस्तों, तुम जानते हो सब। मैंने आईजी से कहा, ये भी तो देखो कि मैं क्या चीज उठा लाया हूं और अब उसे गली में डाल रखा है। गालिब ने कहा, ताकि लोग उसे देख ले और वो हम लोगों को और हमारे ठिकाने को देख ले। उसको मैं अंदर ले आता हूं, अभी तो उसके अंदर और बाहर अंधेरा ही अंधेरा है। मैंने कहा, फिर भी एहतियात जरूरी है। मैंने और मोहसिन ने परवेज विक्टर को बड़ी फुर्ती से खिड़की के रास्ते अंदर डाला, फिर उसके हाथ पैर बांधे, मुंह बंद किया और आखिर में आंखों पर भी पट्टी बांधकर बाथरूम में डाल आए। ये जीप किसकी है? मिर्जा गालिब ने कहा। सरकार की। और किसकी? मैंने कहा। कागजात तो नहीं देखे मैंने, मगर क्या तुमने नंबर भी नहीं देखा? मिर्जा गालिब ने बेज पर मुक्का मारा, बल्कि जीप तक नहीं देखी। देखी होती तो समझ लेते कि अभी तक सरकार ने हमारी पुलिस को जो जदीद तरीन गाड़ियां दी हैं वो सन 52 की मिलिट्री मॉडल जीप है। उनकी नंबर प्लेट पर वेस्ट पाकिस्तान पुलिस लिखा हुआ है। ये नई जीप है, प्राइवेट नंबर है इसका। जाओ और कागजात निकाल के लाओ। और मियां मोहसिन, अपनी जोरू से कहो कि शुराफा के लिए शराफत से उठकर काफी बनाए। शराफत की औलाद तेरे बाप की नौकर नहीं है वो। टैडी ने आंखें निकाल कर कहा। खबरदार जो उसे जगाया। मगर मैं तो जाग रही हूं। शैला ने दरवाजे से जाग कर कहा, काफी बन रही है भाईजान। जब मैं कागजात लेने जा रहा था तो भाईजान यानी ख्वाजा नेक मोहम्मद पर सब हंस रहे थे। चंद मिनट बाद वापस आया तो टैडी और गालिब एक ही सिगरेट से बारी बारी कच लगा रहे थे। वो बिल्कुल बच्चों की तरह लड़ते थे। 1 मिनट के बाद लड़ाई की वजह भी भूल जाते थे। ये तो अपने परवेज विक्टर साहब की जीप है जनाब आली। मैंने कागजात को रोशनी में देकर कहा, तो इसमें परवेज विक्टर के घर का पता भी होगा जनाब आली? मूसी ने कहा, पता वाकई था और सबने बारी बारी देखा। यह क्या जरूरी है कि पता दुरुस्त हो या रिहायशी पता हो? गालिब ने आखिरी कश के बाद सिगरेट बाहर फेंक दी। ये क्या बदतमीजी है? अभी इसमें 2 सूटों का दम था। टैडी ने कहा, अच्छा तो बाहर जाओ और 2 सूटे लगा लो। गालिब ने कहा, आदत जो पड़ी हुई है टोटे चुन चुन कर पीने की। अगर तूने पहले ही कागजात देख लिए होते तो इसे यहाँ लाने की बजाय इस पते पर ले जाता। मोहसिन ने मुझसे कहा, मालूम हो जाता कि पता असली क्या है या नकली क्या है। मैं वहां नहीं जाना चाहता था। मैंने कहा, अब यह काम किसी और को करना होगा। मुझे सोनिया विक्टर ना देखे और उसका दूसरा भाई भी ना देखे तो अच्छा है, वरना तीनों ने मेरी सूरत देख ली तो समझ जाएंगे कि जिसने मारपीट की थी वही मुजरिम इतनी दीदा दलेरी से घर तक आ गया था। इससे क्या फर्क पड़ेगा? मिर्जा गालिब ने कहा, खराबी के असबाब तो आप पहले ही बहुत कर आए हैं। आखिर तुम्हें डॉक्टर लतीफ का नाम लेने की क्या जरूरत थी? वो भी ख्वाब मुख्वाब परेशान होंगे। अब वो बस गलती हो गई, बल्कि गलती बन गई। मैंने कहा, मगर उन्हें परेशानी क्यों होगी? वो साफ इनकार कर देंगे। यार अकल से काम दो। परवेज विक्टर सिर्फ नाम से तस्दीक नहीं करेगा। गालिब ने चुनचला कर कहा, नाम पर तुझे पहले ही गलत होने का शक था। बूरिया बताएगा कि इस किस्म के शख्स ने आपका नाम लिया था, वो आपको कैसे जानता है? और डॉक्टर लतीफ बता देंगे कि वो राबिया को देखने आया था। नाम अगर ना बताया तब भी कहेंगे कि एक खातून मरीज से मिलने वाला था। परवेज विक्टर पहले कुछ नहीं कहेगा कि वो क्यों पूछ रहा था, बाद में सब बताएगा और हो सकता है राबिया से मिले। राबिया से? डॉक्टर लतीफ उसकी इजाजत नहीं देंगे।
मैंने डूबते दिल के साथ कहा। उस वक्त ना दें, बाद में वो कोर्ट से आर्डर ले आएगा कि राबिया से इस मुलजिम के बारे में पूछना है। डॉक्टर लतीफ कोर्ट के अहकामात को नहीं टाल सकते। परवेज विक्टर के लिए यह बहुत संगीन मामला होगा और खुदा न खासा वो कांस्टेबल भर गया तो कत्ल का केस जरूर बनेगा। उसमें राबिया को शामिल तफ्तीश करना जरूरी हो जाएगा। ये तो बड़ी खराबी होगी, मैंने परेशानी से कहा। वो राबिया को तंग करेगा और राबिया कुछ बताने की पोजीशन में तो है नहीं। हाँ, लेकिन उसको अदालत में हाजिर होना पड़ेगा। गालिब ने कहा, डॉक्टर लतीफ की राय को मुस्तरद भी किया जा सकता है और राबिया का केस मेडिकल बोर्ड की राय के लिए भेजा जा सकता है, जो हतमी फैसला करेगा। क्या वाकई उसकी यादाश्त मुतासर हुई है? सोचो जरा, उसके नताइज कितने गलत निकल सकते हैं। इस सगासा इसरार कर सकता है कि मुकदमे की अहम तरीन गवाह को ब्यू हॉस्पिटल के नफ्सियाती वार्ड में मुंतकिल किया जाए, यहाँ शिफायाब होने तक इसे जेरे निगरानी रखा जा सके, यानी वो पुलिस के पैरे में रहे। वरना अंदेशा है कि डॉक्टर लतीफ के कमरे से उसको फरार का मौका मिल जाएगा। कहाँ डॉक्टर लतीफ के घर का माहौल और कहाँ पुलिस के साथ नफ्सियाती वार्ड की फजा। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं उठ खड़ा हुआ। मैं उसे अभी ले आता हूँ। बैठो। एक हमाकत के बाद दूसरी हिमाकत करोगे तो हमारे लिए भी कुछ करने की गुंजाइश नहीं छोड़ोगे। गालिब ने मुझे हाथ खींच कर फिर बिठा दिया। वहां अब शैला को जाने दो, वो डॉक्टर लतीफ को समझा देगी कि तुम्हारे साथ वापसी पर पुलिस का झगड़ा हुआ था और तुमने हवाले के तौर पर उनका नाम लिया था। मगर अब कोई पूछे तो वो इनकार कर दे। वो कह सकते हैं कि मेरा नाम तो दरवाजे की नेम प्लेट पर लिखा हुआ है, हर शख्स जो इधर से गुजरता है देख सकता है। मुझे उम्मीद है कि राबिया के हक में बेहतरी की खातिर वो झूठ बोलना कबूल कर लेंगे। लेकिन उन्होंने सुबह 9 बजे बुलाया था मुझे और मेरा जाना बेहद जरूरी है। मैंने कहा, तुम फिलहाल उधर नहीं जा सकते, जाओगे तो पकड़े जाओगे। क्योंकि परवेज विक्टर से कुछ बाद नहीं कि वो डॉक्टर लतीफ की बात पर भी एतबार ना करे और बाहर सादा कपड़ों में पुलिस आने जाने वालों को देखती रहे। यार खुदा के लिए ये बहस अभी छोड़ो, पहले परवेज विक्टर को यहां से ले जाओ। मोहसिन बोला, सुबह होने वाली है, चलो मैं और तुम चलते हैं। गालिब ने मोहसिन से कहा, इस पते पर सोनिया विक्टर या उसका भाई मिले तो अच्छा है। मैं कहूंगा कि हम रात की ड्यूटी करके लौट रहे थे और ये जीप खड़ी देखी, इसमें से ये आदमी पड़ा था, आधा अंदर आधा बाहर। हम इसे यहाँ ले आए क्योंकि कागजात में यही पता था। वो पूछेंगे कि थाने में क्यों नहीं ले गए थे। मोहसिन बोला, सीधी साफ बात कि हम नेकी करके मुसीबत में पड़ना नहीं चाहते थे। गालिब बोला, यह आपका आदमी है तो इसे संभालो और जो आपका दिल चाहे वो करो, हम जाते हैं। थाने कचहरी से हमें माफ रखो, तुम्हारे साथ मैं चलता हूँ। टैडी बोला, मोहसिन को शैला के साथ जाने दो, ये भी सुबह होने से पहले डॉक्टर लतीफ के घर पहुंच जाए तो अच्छा है। गालिब और टैडी इत्तफाके राय से परवेज विक्टर को उठा कर ले गए। सुबह 4 बजे उनकी जीप गली से निकल चुकी थी और मेरा ख्याल था कि आधे पौने घंटे में वो परवेज विक्टर का पता तलाश कर लेंगे। मुझे ये डर जरूर था कि कहीं परवेज विक्टर का भाई और सोनिया उन्हें जबरदस्ती ना रोक लें, मगर मुझे गालिब की अकल और मामला फहमी पर भी भरोसा था। वो किसी न किसी तरह जान बचा के अपने साथ टैडी को भी निकाल लाएगा। उन्हें परवेज विक्टर को घर वालों के हवाले करने से पहले उसके हाथ पैर भी खोलने थे और मुंह पर बंधी हुई पट्टी भी खोलना थी। खुदा करे कि रास्ते में परवेज विक्टर को होश ना आए, वरना गालिब और टैडी मुश्किल में पड़ जाएंगे। मैंने दिल ही दिल में दुआ मांगी, परवेज विक्टर सख्त मुश्तइल होगा और आसानी से मुतमईन नहीं होगा, ताम गालिब का वो कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। अगर थाने में भी जाना पड़ा तो गालिब के लिए ये साबित करना मुश्किल ना होगा कि आधी रात के बाद तक वो अखबार के दफ्तर में था और टैडी उसके साथ था। अगर डॉक्टर लतीफ ने झूठ बोलने से इनकार कर दिया तो क्या होगा सिकंदर? मोहसिन ने तशवीश से पूछा। बहुत बुरा होगा, राबिया फंस जाएगी और उसे निकालना भी आसान नहीं होगा। मैंने कहा, मेरे सारे पुराने केस निकल आएंगे, मगर उसे निकालना भी तो नुकसानदेह होगा। मोहसिन बोला, वो उसी घर में रहेगी तो ठीक रहेगी। डॉक्टर लतीफ ने तो कहा था कि वो मुझे जिंदा सलामत देखेगी तो ठीक होगी। मैंने कहा, अब सुबह 9 बजे मैं ना गया तो बहुत ज्यादा खराबी ना हो जाए मोहसिन। वो राबिया को ज़हनी तौर पर मुझसे मिलने के लिए तैयार करेंगे और मैं ना पहुंचा तो वो समझेगी कि डॉक्टर लतीफ भी झूठ बोल रहे थे। ऐसे केस में मरीज का डॉक्टर पर से एतमाद उठ जाए तो सारा इलाज बेमसरफ हो जाता है। मुझे जाना चाहिए मोहसिन, और मैं जाऊंगा। सिकंदर, तेरी अकल पर जज्बात गालिब आ रहे हैं। वहां जाने से बेहतर है कि तू सीधा थाने जाकर खुद को कानून के हवाले कर दे। कम से कम पुलिस के सर तो तेरी गिरफ्तारी का सेहरा बंधे। मोहसिन ने खफकी से कहा, क्या तू अंदाजा नहीं कर सकता कि तेरी गिरफ्तारी से कितने लोगों का मफाद वाबस्ता है? इस बार वो तुझे चालान, जमानत और समात पर पेशी के इंतजार में कैद रखने का रिस्क नहीं लेंगे। मैं शर्त लगा के, मेरा मतलब है कि मुझे 1% भी शुबा नहीं कि वो तुझे मार देंगे, खुद पुलिस के हाथों मरवा देंगे। ऐसे झूठे पुलिस मुकाबले में खतरनाक मुजरिम और डाकू अक्सर मारे जाते हैं। पुलिस अपनी फाइलें बंद करती है और अदालत में जेरे समात मुकदमात खत्म करती है।
सबूत, शहादत, जीरा, अपील के चक्कर खत्म कर दिया। तेरे साथ भी यही हो जाएगा। कहा जाएगा कि तूने पुलिस पर फायर करके भागने की कोशिश की थी। तेरे किसी साथी ने तुझे एक रिवॉल्वर पहुंचा दिया था। सब शिकारी यही चाहते हैं कि एक बार तू जेरे दाम आ जाए और सारे झगड़े जो तेरे दम से हैं खत्म कर दिया जाए। तू खुद सोच, इससे किस किस का भला होगा? नुकसान होगा तो सिर्फ MRS का। शिकारी तो तेरी जिंदगी की कीमत 10 लाख तक लगा सकते हैं, और 10 लाख एक आदमी को कत्ल करने का इतना ज्यादा मुआवजा है कि कोई भी इस काम के लिए तैयार हो सकता है, ख्वाह बाद में फांसी हो जाए। नुकसान होगा तो हमारा। क्या हमारी दोस्ती की कीमत 10 लाख है? राबिया की कीमत 10 लाख है? MRS का मिशन 10 लाख में खत्म किया जा सकता है? मगर 10 लाख या 10 करोड़ भी शिकारी तुझे शिकार करने में कामयाब रहे तो मरने वाला सिर्फ सिकंदर बख्त नहीं होगा, फिर राबिया भी मर जाएगी, मोहसिन और शैला भी मर जाएंगे, गालिब और नेक मोहम्मद भी जी कर क्या करेंगे? ये शिकस्त हम यूं कबूल नहीं कर सकते। इससे तो कहीं बेहतर होता कि इब्तदा ही में दिलावर से सौदा कर लेता तू। मैंने देखा तो शैला दरवाजे की दहलीज से लगी रो रही थी। खुदा के लिए बस करो, चुप हो जाओ, वो चिल्लाई। अगर सुबह 9 बजे मैं राबिया से मिलने ना पहुंचा मोहसिन, तो उसे हमेशा के लिए खो दूंगा। मुझे डर है कि वो दीवानगी की सरहद उबूर करके इतनी दूर निकल जाएगी जहां से मेरे लिए उसको वापस लाना बिल्कुल नामुमकिन हो जाएगा। मैं एक बात कहूं सिकंदर, मोहसिन ने थोड़े से तजब्जुब के बाद कहा, फर्ज कर ऐसा वक्त आया कि तुझे राबिया की मोहब्बत और अपने फर्ज में से एक का इंतखाब करना पड़ा, तो तेरा फैसला क्या होगा? तू राबिया को छोड़ देगा या इस मिशन को, जिसका मकसद वतन की सरजमीन को गद्दारों और उसकी आबरू का सौदा करने वालों से पाक करना है? इस मिशन में हम सब एक तरफ हैं। हम सिर्फ तेरी वजह से अपने मिशन को खत्म नहीं करेंगे। जब तक ये वजीर खान के कत्ल का इंतकाम लेने का मसला था, ये तेरा जाती मसला था, लेकिन अब ये किसी का भी जाती मसला नहीं है। हम सब इस मिशन में बराबर के शरीक हैं, और कोई भी मिशन महज एक फर्द की कमी से खत्म नहीं होता। मिशन किसी फर्द का नाम नहीं होता, ये एक जज्बा होता है, मकसद होता है और तहरीक होती है। अफराद उसे एक मशल की तरह लेकर चलते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। एक हाथ कट कर गिर जाता है तो उस मशल को रोशन रखने वाले दूसरे हाथ उठ जाते हैं। यह हो सकता है कि कल मैं या तू, नेक मोहम्मद या गालिब ना रहे, लेकिन हमारी जगह कोई जरूर रहेगा। उसका नाम कुछ भी हो, हमारी जगह खाली नहीं होगी। इस मिशन को इसी जज्बे और लगन के साथ तकमील तक पहुंचाने वाले कभी कम ना होंगे। मैं पत्थर की बुत की तरह साकत बैठा दीवार को देखता रहा। मोहसिन ने यकलख्त सच को यूं मेरे रूबरू कर दिया था कि मैं उसे नजर चुरा नहीं सकता था। इस हकीकत को तस्लीम किए बिना चारा ही ना था कि आजमाइश का दोराहा इस सफर के किसी भी मरहले में किसी भी वक्त आ सकता है, जब मुझे या खुद मोहसिन को एक रास्ते का इंतखाब करना पड़ेगा। एक वो रास्ता जो अपनी जात के तहफ्फुज़ और अपनी खुशियों की बका का रास्ता होगा। एक अपने लिए मरने जीने का रास्ता, खुद गर्द जिंदगी का रास्ता, जिसमें दिल इतना तंग हो जाए कि वो किसी और के लिए अपनी एक सांस भी वक्फ करना मंजूर ना करे। जिसमें दिल इतना तंग हो जाए कि वो किसी और के लिए अपनी एक सांस भी वक्फ करना मंजूर ना करे। ना दोस्ती के नाम पर, ना इंसानियत के नाम पर, ना रिश्तों के नाम पर, और ना अलावा अरफे मकासद के नाम पर। दूसरा रास्ता कुर्बानी का रास्ता होगा, जिस पर चलने के लिए अपनी जात को फरामोश करना पड़ेगा, अपनी खुशियों को कुर्बान करना होगा और अपने जज्बात का गला घूंटना होगा। यह अदाए फर्ज का रास्ता होगा। हुब्बुल वतनी, इंसानियत की आबरू, सदाकत की रोशनी, रिश्तों की बका, सब कुछ दूसरे रास्ते से मंसूब होगा। इससे पहले तूने सिर्फ दौलत को छोड़ा है, आज शायद तुझे जज्बात के रिश्तों को छोड़ना पड़े, राबिया को छोड़ना पड़े, अपने मुस्तकबिल के ख्वाबों को और खुशियों को छोड़ना पड़े। मैं सब छोड़ दूंगा मोहसिन, मैंने अचानक कहा। मेरी आंखें शायद बंद थी। तूने ये अच्छा किया कि मेरी आंखें खोल दी और मुझे आईना दिखाया। मुझे इसमें अपनी सूरत देखकर शर्म आने लगी है। मैं बहुत नीचे गिरकर सोच रहा था, हैवानी सतह पर जहां एक मर्द के लिए सिर्फ एक औरत अहम रह जाती है और उसका हुसूल, क्या मैं अंधा हो गया था कि मैंने तेरे नक्शे कदम भी नहीं देखे, हालांकि ये सारी मुसाफत तूने मेरे साथ और मेरे सामने तय की थी। आखिर मेरा रास्ता जुदा कैसे हो सकता है? मुझे उन्हीं नकूशे कदम पर चलना है जो तूने बनाए हैं। मैं राबिया को खुदा पर छोड़ता हूँ। अगर वो चाहेगा तो एक दिन राबिया ठीक हो जाएगी और मुझे वो सब मिल जाएगा जिसकी आज मुझे आरजू है। मगर उस आरजू पर मैं अपने मिशन से रूह गर्दानी करूं तो मुझ पर लानत। मैं जानता हूं कि वक्त आता तो सिकंदर बख्त वही करता जो मैंने किया। मैं सिकंदर बख्त को जानता हूं, मोहसिन बोला। बस मैंने तेरा रास्ता साफ किया है जिस पर जज्बाती उलझनों की वजह से तजब्जुब और शकूक के कांटे फैल गए थे। खुदा हम सबको साथ रखे और हमारी उम्मीदों के चिराग ना बुझने दे, लेकिन कोई अकेला रह जाए और अंधेरे में घिर जाए तब भी उसे अपने मिशन को फरामोश नहीं करना चाहिए। फिर खामोशी का एक मुख्तसर वक्फा आया।
जिसमें शैला, मोहसिन और मैं अपने अपने ख्यालों और अंदेशों और उम्मीदों के साथ तनहा रह गए। ये वक्फा बड़े कर्ब और आज़ाब का था, जिसमें हम सब ने सच के जहर की तलखी को आबे हयात समझकर कबूल किया। ये दिल शिकस्तगी का वक्फा था जिसमें अकल ने सारे आपगीने तोड़ डाले। मैंने राबिया का तस्वुर करना चाहा और कर ना सका। सारे अक्स मिट गए थे। फिर उसके सारे रूप बिखर गए और मैंने उसे एक दिल शिकन रूप में देखा। वो एक पागल खाने में बंद थी। वो मुझे पहचानती ही ना थी। अगर उस दिन तुम आ जाते सिकंदर बख्त, मेरे कानों में डॉक्टर लतीफ़ की आवाज़ आई, तो आज ये यहाँ ना होती, इस हाल में ना होती। मैंने राबिया को मुल्तजी नज़रों से देखा। तुम मुझे लेने ज़रूर आओगे, मुझे अकेला छोड़कर नहीं जाओगे। मैं भी तो कल तक शरीके सफ़र थी। आज मेरी मजबूरी को तुम भी नहीं समझोगे तो फिर कौन समझेगा। सफ़र जारी रहता है, सफ़र को जारी रहना चाहिए। जो थक के बैठ गया उसे मंजिल से क्या, मैं कैसे रुक सकता हूँ राबिया। दरवाज़ा खुला और गालिब के साथ डैडी नमूदार हुआ। तुम लोग अभी बैठे हो उसी तरह जैसे हम छोड़ कर गए थे। हम तो अपना काम कर आए। डैडी ने मुसर्रत से ऐलान किया। सोनिया से भी मिलाए, उसने कुछ खातिर मदारत नहीं की। मोहसिन ने कहा, जान बख्शी कैसे हुई? अपने ख्वाजा साहब तो सोनिया को देखते ही सब कुछ भूल गए थे। क्या कहना है और क्या करना है, गालिब ने कहा। फिर इसका दूसरा भाई निकल आया, सलीम विक्टर। बहन तो रोने धोने लगी। वो हमारे पीछे पड़ गया था खबीस। हमने मुख्तसरन वही कहा जो सोच कर गए थे। वो हमें रोकने पर आमादा था। मुझे इत्तफाक से मौका मिल गया। उसे धक्का दिया, बाहर से कुंडी लगाई और जूतियां बगल में दबा के भागे। वो कहेगा मार के अंसा। गोया सलीम विक्टर ही वो शख्स है जो एक तरफ दिलावर से राब्ता रखता था। मैंने कहा, उसे मार लेता था और अपनी नर्स बहन सोनिया के साथ एम्बुलेंस में डालकर साधु राम को पहुंचाता था। हाँ, और फिर यही सलीम विक्टर साधु राम से पैसा वसूल करने जाता था और रकम दिलावर को पहुंचाता था। गालिब ने कहा, दूसरा भाई परवेज विक्टर पुलिस में होने की वजह से बराह रास्त सराज DSP से राब्ता रखता था। वो माल को लाहौर से करमावाली तक पहुंचाने में मदद करता होगा और मुमकिन है एम्बुलेंस के साथ जीप में चलता हो ताकि रास्ते में किसी जगह एम्बुलेंस को रोकने की हिम्मत कोई ना करे। आगे बॉर्डर क्रॉस कराने में DSP सराज साथ देता था। विक्टर फैमिली को इस कारोबार में कलीदी हैसियत हासिल है। मैंने कहा, इनसे हमें दोनों तरफ की मालूमात हासिल हो सकती हैं। हाँ, बशर्ते कि हमारा एक जासूस उनके दरमियान हो, गालिब ने कहा। बज़ाहिर जहां वो रहते हैं वहां किसी को भी उन पर शक नहीं होगा कि वो किस किस्म के कारोबार में मुलव्वस हैं। महल्ले वाले हमें कुछ भी नहीं बता सकेंगे। सब यही कहेंगे कि तीनों बहुत शरीफ और बेजरर लोग हैं। बहन किसी हॉस्पिटल में नर्स है और हर रोज नर्स की वर्दी पहनकर निकलती होगी तो सब देखते होंगे। मुमकिन है एम्बुलेंस उसे लाने ले जाने के लिए आती हो। महल्ले में उन्होंने बहुत अच्छी गुडविल बना रखी हो। नर्स का पेशा बहुत मोतबर और मोहतरम शुमार होता है। अगर दूसरा भाई एम्बुलेंस ड्राइवर है तो ये भी अच्छी बात है। मेहनत करता है और नेक काम करता है। तीसरा पुलिस में ASI है। वो अगर बदनाम हुआ तो ये कौन सी अनोखी बात होगी। सारा महकमा एक जैसी शोहरत रखता है। इसमें अच्छे भी बुरे ही समझे जाते हैं। ताम ASI परवेज विक्टर के बारे में मुझे यकीन है कि वो ईमानदार और फर्ज शनास मशहूर होगा। पास पड़ोस के लोगों की राय अहमियत नहीं रखती। मुमकिन है आधे उसकी शराफत के कायल हों और बाकी आधे उसे भी ढोंग समझते हों। उनका रहन सहन अच्छा हो तो उसे पुलिस मैन भाई की आमदनी से मंसूब किया जाता हो। एक नर्स और ड्राइवर की आमदनी ही क्या है। लेकिन अफसरान बाला और परवेज विक्टर के साथियों से पूछा जाए तब वो इस नौजवान ASI के बारे में इन्हीं ख्यालात का इजहार करेंगे जैसे ख्यालात साबिक ASI इकराम शेख के बारे में पाए जाते थे। ज्यादातर तो गालियां ही देते होंगे कि साला ना खुद खाता है और ना हमें खाने देता है। परवेज विक्टर को क्या जरूरत है रिश्वत की, मोहसिन बोला। दूसरे रास्ते से उसकी आमदनी की कोई हद नहीं है। इस आमदनी के मुकाबले में रिश्वत की कमाई तो ऐसे है जैसे नदी के सामने नाला। ईमानदारी और फर्ज शनासी की शोहरत तो एक ढाल है जो उसे महफूज रख सकती है। अंकल रिजवी जैसे अफसाने बाला उसकी बहुत इज्जत और कदर करते होंगे। सवाल यह है कि इतनी आमदनी के बावजूद वो मोनी रोड के उस पुराने और छोटे मकान में क्यों रहते हैं। क्या ये भी एक ढोंग है? गालिब ने कहा, वो दोहरी जिंदगी गुजार रहे हैं। देखने में फरिश्ते, करतूतों में शैतान, जाहिर में गरीब और दर हकीकत दौलतमंद। वो शाम को पाए जाते होंगे 5 स्टार होटलों में जहां उनके महल्ले का कोई आदमी उन्हें देख ही नहीं सकता। दोस्तों, वो अंदर से क्या है और बाहर से क्या है, इस पर बहस और क्या साराई का क्या फायदा। गालिब ने कहा, हमें तो असलियत मालूम करनी है और उसका वही एक तरीका है कि हम उन पर 24 घंटे निगाह रखें। उनके रोज़ो शब का हर लम्हा हमारी नज़र में हो। हम उनकी गुफ्तगू का एक एक लफ्ज़ सुने ताकि हमें उनके प्रोग्राम का कबल अज़ वक्त पता चल सके। ये नामुमकिन है। वो अपने साय से भी मोहतात होंगे, मोहसिन बोला, और किसी ने एक दिन भी उनका ताकुब किया तो उन्हें मालूम हो जाएगा।